Hello, students. I hope you are doing well. ग्लोबली लगभग 1 से 2 करोड़ लोग हर साल एक वर्ड से डर जाते हैं और एक वर्ड से वो सफ़र करते हैं, उसका नाम है कैंसर। कैंसर, जो कि लगभग 30 से 35 अलग अलग तरीके के कैंसर्स होते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे जो आदमी सफ़र कर रहा है वो ही नहीं, उसके रिलेटिव्स और उसके केयर गिवर्स भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। एक बार अगर कैंसर किसी को डायग्नोस हो जाए तो उसको लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जिसको अगर अर्ली स्टेज पर पकड़ लिया जाए तो उससे उसका इलाज संभव है, निदान संभव है। इट इज़ पॉसिबल टू क्योर कैंसर इफ़ इट इज़ कॉट एट अर्ली स्टेज। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे कैंसर के बारे में, जो कि एक टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जो चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी की क्लास 12 बायोलॉजी का। चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिजीज़ के बारे में जिसका नाम है कैंसर। कैंसर एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करती हैं। इसका मतलब है उनका ग्रोथ का कोई कंट्रोल ही नहीं होता, वो बिना किसी कंट्रोल के लगातार ग्रो करती रहती हैं और वो दूसरे बॉडी के पार्ट्स में जाके फैल जाती हैं। तो ये जो कंडीशन होती है जब बॉडी की अपनी सेल्स बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी रेगुलेशन के जस्ट ग्रो करना शुरू करती हैं, अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देती हैं और वो दूसरे पार्ट्स में जाके स्प्रेड हो जाती हैं, तब इस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं कैंसर। तो अगर आप देखें हमारी बॉडी में जो सेल ग्रोथ होती है, यानी जो हमारी सेल के ग्रो करने की कैपेबिलिटी होती है और जो डिफ्रेंशिएशन होता है कि एक सेल किस तरीके से एक स्पेसिफिक टास्क करेगी, वो हाईली कंट्रोल्ड होता है और रेगुलेटेड होता है। ऑलराइट, दिस इज़ अ कंप्लीटली रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। और यहाँ देखिए ये एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल डिवाइड करती है और जब ये डिवाइड करती है तो एक हेल्दी टिश्यू को बनाती है। और एक हेल्दी टिश्यू जो होता है उसकी एक अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उसकी एक अपनी मॉर्फोलॉजी होती है उसका एक अपना कार्य करने का या फंक्शन का तरीका होता है। वो वही फंक्शन करता है जिसके लिए वो डेस्टाइंड है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात है जब नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है। और ये कब पॉसिबल होता है? ये तब पॉसिबल होता है जब ये सारी की सारी प्रोसेस, यानी सेल ग्रोथ और सेल डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है वो हाईली कंट्रोल्ड है और हाईली रेगुलेटेड है। लेकिन कैंसर के केस में क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स होती हैं वहाँ पर उनके अंदर ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से इनका सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन पर कंट्रोल होता है, वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म टूट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और उसकी वजह से वो सेल्स रॉक सेल्स बन जाती हैं। ये नॉर्मल सेल है और यहाँ देखिए ये सेल के अंदर, जब नॉर्मल सेल के अंदर ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म टूट गया, इसका ब्रेक डाउन हो गया, तब ये कैंसरस सेल बन जाती है और वो अनकंट्रोल्ड, यानी बिना किसी कंट्रोल के डिवाइड करना शुरू कर देती है और वो ट्यूमर या कैंसर के रूप में आगे बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो कैंसर क्या होता है? कैंसर एक डिजीज़ है जिसमें हमारी बॉडी की जो कुछ सेल्स होती है वो अनकंट्रोलेबली वो डिवाइड करना शुरू कर देती हैं और वो बाकी के पार्ट्स को स्प्रेड कर जाती हैं। नाउ द लॉसेस ऑफ सेल्युलर रेगुलेशन that give rise to most or all cases of cancer are due to genetic damage और mutation। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी रेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाती है? वो इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि वो जो सेल्स होती हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है या डीएनए होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर, एक ऐसी जगह पर डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से वो रेगुलेशन को खो देती हैं। वो म्यूटेशन की वजह से या किसी जेनेटिक डैमेज की वजह से ऐसा हो जाता है। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो एक प्रॉपर्टी को शो करती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन। तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है? कॉन्टैक्ट इनिबिशन एक प्रॉपर्टी है जो नॉर्मल सेल्स बिहेव करती हैं, शो करती हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी सेल, एक नॉर्मल सेल ग्रो करेगी और जब वो दूसरी सेल के साथ टच कर जाएगी, उसको कांटेक्ट करेगी, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट इनिबिशन। तो इसमें क्या है कि कांटेक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट्स द देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है।
लेकिन जो कैंसर सेल्स होती हैं वहाँ पर ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ये प्रॉपर्टी लूज कर जाती हैं वो सेल्स। और उन सेल्स में क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो दूसरी सेल के साथ जब कांटेक्ट में आती हैं तभी भी वो ग्रो करती रहती हैं, और इस तरीके से वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल उनके अंदर चेंजेस आते हैं और वो इमॉर्टल हो जाती हैं। मतलब इमॉर्टल का मतलब है कि उनकी डेथ, सेल डेथ नहीं होती नॉर्मल कंडीशंस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमॉर्टल होना। और ऐसी सेल्स को हम लोग बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल सेल्स हैं, और ये नॉर्मल सेल्स जब सेल ग्रो कर रही है तो वो एक दूसरे के साथ जब कांटेक्ट में है तो वो उनके अंदर कोई ओवर ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही कोई सेल कैंसरस सेल बन जाती है तो वो लॉस ऑफ कांटेक्ट इनिबिशन हो जाता है उसके अंदर, और वो एक दूसरे के ऊपर जाके ग्रो करना शुरू कर देती हैं। ऑलराइट, सो सेल्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। नाउ abnormal न्यू ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कॉल्ड न्यूप्लाज्म। हम इनको बोलते हैं न्यूप्लाज्म, और जो इसका रिजल्टिंग मास होता है, ये जो लंप बन जाता है, हम इसको बोलते हैं ट्यूमर। ऑलराइट, जब ये एक अबनॉर्मल जो सेल्स होती हैं, कैंसरस सेल्स होती हैं, जब ये अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करती हैं, एक दूसरे के ऊपर ग्रो करके एक बड़ा सा मास बना देती हैं, तब हम उसको बोलते हैं ट्यूमर। क्लियर? नाउ वंस अ सेल इज म्यूटेटेड to lose cellular regulation of division, it gives rise to a clone of mutated cells which will eventually grow into tumor. याद रखिए, ट्यूमर जो है ना, अगर एक सेल के अंदर ये रेगुलेशन फेल हो गया, इसका मतलब जो ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन का जो रेगुलेशन है, अगर वो फेल हो जाता है एक सेल के अंदर, तब वो सेल अपने जैसी आइडेंटिकल सेल्स को राइज करती है और उसको बोलते हैं हम क्लोन। और वो अपने जैसे जब क्लोन्स बनाती है और वो जो क्लोन का मास होता है वो बाद में आगे चल के ट्यूमर बन जाता है। तो ये नॉर्मल सेल है, और नॉर्मल सेल में एक सेल ने अनकंट्रोल्ड वे में अपना मास को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, और वो डिवीजन करती रही, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता रहा, एक के ऊपर एक जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है वो लूज हो गया और इसने बना दिया ट्यूमर। तो ये जो आप ये डार्क रेड कलर का एरिया देख रहे हैं, दिस इज ट्यूमर। नाउ दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर ही बना रहता है, इट रिमेन्स कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, और ये दूसरे पार्ट्स में नहीं फैलता। तो अगर आप यहाँ देखें, ये एक ट्यूमर का रिप्रेजेंटेशन है जो कि अपने अंदर ही बना हुआ है। ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो दूसरे पार्ट्स में भी फैल जाते हैं, और जो बाकी के नॉर्मल टिश्यू है अपने आसपास के, वो उनको डैमेज करते हैं। तो यहाँ आप ये देखिए कि किस तरीके से ये सेल्स हैं, ट्यूमरस सेल्स हैं, ये बाहर निकल के स्प्रेड कर रही हैं। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। दूसरा क्या है कि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं इनकी ग्रोथ स्लो होती है, ये बहुत स्लो ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू द मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि रैपिड ग्रो करते हैं। तो ये एक अलग डिफरेंस है बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में। देन जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनका साइज मैलिग्नेंट ट्यूमर के कंपैरिजन में छोटा होता है, दे आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू द बिनाइन ट्यूमर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूजुअली अ फिब्रस कैप्सूल इज फॉर्म्ड सराउंडिंग इट। तो यहाँ आप देखिए ये एक तरीके का कैप्सूल के अंदर ये सेल्स बंद हैं, तो ये फिब्रस कैप्सूल बन जाता है इस केस में। और इस फिब्रस कैप्सूल की वजह से क्या है कि ये जो ट्यूमर है वो बहुत लिमिट करता है, वो छोटे साइज में रहता है, वो धीरे धीरे ही ग्रो करेगा। जबकि यहाँ मैलिग्नेंट के केस में क्या है, कैप्सूल बन सकता है लेकिन वो ट्यूमर सेल्स उसको तोड़ के बाहर निकल जाती हैं। ऑलराइट, तो जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनको मैनेज करना बहुत इजी होता है, उनकी सर्जरी करना भी बहुत इजी होता है, क्योंकि जो सर्जन्स होते हैं उनको पता होता है कि ये ट्यूमर है और वो कैप्सूलर फॉर्म में है, तो उसको आराम से निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट बड़े आराम से इससे छुटकारा पा सकता है। लेकिन अगर एक बार ट्यूमर मैलिग्नेंट बन जाता है और वो दूसरे ऑर्गन्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर स्प्रेड करना शुरू कर देता है या कर देता है, तब
उसको कंट्रोल करना या ट्रीट करना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल हो जाता है. ओके, नाउ when these tumors progress, the cells invade surrounding tissues, get into the body's circulatory system, and establish secondary areas of proliferation. एंड इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस. जब इस तरीके के मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो प्रोग्रेस करते हैं तो जो सेल्स हैं वो डिसोशिएट हो जाती हैं. ऑलराइट, अब यहाँ देखिए ये प्राइमरी ट्यूमर है, ये वाला प्राइमरी ट्यूमर है और इसके अंदर एंजियोजेनेसिस होना शुरू हो गया. तो एंजियोजेनेसिस का मतलब है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स आना शुरू हो गई, क्योंकि जैसे जैसे ये ट्यूमर बढ़ेगा तो जो अंदर वाली सेल्स हैं वहां तक ना तो न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा और वहां तक किसी तरीके की कोई ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगी. तो वो एक तरीके का हाइपोक्सिया वाली सिचुएशन बन जाती है. मतलब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन भी कम होता है इंटीरियर में और साथ में न्यूट्रिशन भी कम हो जाता है. तो उसको काउंटर करने के लिए जो ये ट्यूमर सेल्स हैं ये प्रो एंजियोजेनेटिक फैक्टर्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर नई ब्लड फॉर्मेशंस, नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. और ये ब्लड वेसल्स एग्जिस्टिंग ब्लड वेसल्स के साथ ज्वाइन जब करेंगी तो क्या है कि जो ब्लड है वो ब्लड अब इंटीरियर में भी पहुंचना शुरू हो जाएगा और ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी इंटीरियर में पहुंचना शुरू हो जाएगी. और उसकी वजह से क्या है कि ट्यूमर को और ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और सेल्स और ज़्यादा ग्रो करेंगी और वो ट्यूमर लार्ज होता चला जाएगा. तो जब ये कंडीशन आ गई यहाँ पर, उसमें क्या है कि कुछ सेल्स डिसोशिएट हो जाती हैं और जब वो डिसोशिएट हो जाती हैं तो वो इन्हीं वेसल्स के अंदर, क्योंकि ये वेसल्स तो अंदर तक गई हुई हैं, उन्हीं के अंदर ये इन्वेट कर जाती हैं. और ये इन्वेट कर जैसे ही करती हैं तो ये ब्लड के थ्रू, क्योंकि अब ये ब्लड के अंदर आ गई हैं सेल्स, ये ब्लड के थ्रू अलग अलग एरियाज में, जैसे लंग्स हो गए या लिवर हो गया या ब्रेन हो गया या किडनी हो गया या बोन हो गई, या अलग अलग पार्ट्स के अंदर ये जाती हैं और वहाँ पर जाकर ये नए एरियाज़ को इस्टेब्लिश करती हैं जहाँ पर वो दोबारा से प्रोलिफरेट करती हैं. और जब ये कंडीशन आती है तो हम इसको बोलते हैं कि मेटास्टेसिस. इसका मतलब ये है कि कैंसर अब फैल गया है, वो अब एक जगह पर कन्फाइंड नहीं है, अब वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर स्प्रेड हो चुका है और उसी का टर्म है ये मेटास्टेसिस. ऑलराइट, नाउ most malignant cells they eventually acquire the ability to metastasize. तो जो malignant cells हैं वो धीरे धीरे, एक टाइम लगता है उनको, लेकिन वो मेटास्टेसाइज कर लेती हैं. नाउ कैंसर सेल्स शो सम रिमार्केबल डिफरेंस. अगर हम देखें जो कैंसर सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल से थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं. क्या डिफरेंस होता है, ये कंपैरेटिव टेबल है. यहाँ पर आप देखिए ये नॉर्मल सेल्स हैं और इधर ये कैंसर सेल्स हैं. तो जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनका जो ग्रोथ होती है वो कंट्रोल्ड होती है और रेगुलेटेड होती है, जबकि कैंसर सेल्स के केस में वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करती हैं और काफ़ी फास्ट डिवीजन होता है उनका, बहुत रैपिडली वो डिवाइड करती हैं. नॉर्मल सेल्स कांटेक्ट इनहिबिशन को एग्जिबिट करती हैं, जबकि कैंसर सेल्स कोई कांटेक्ट इनहिबिशन को एग्जिबिट नहीं करती. नॉर्मल सेल्स के लिए अटैचमेंट चाहिए होता है ताकि वो वहाँ पर अटैच करें अपने आप को और फिर वो ग्रो करें, तो उनको एक सरफेस चाहिए होती है, सरफेस के साथ अटैचमेंट की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन कैंसर सेल्स के केस में ऐसा नहीं होता, वो बिना अटैचमेंट के भी ग्रो कर सकती है. ऑलराइट, नाउ नॉर्मल सेल्स हैं वो अपना डिफरेंशिएटेड या स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, लेकिन कैंसर सेल के केस में क्या होता है कि वो जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस जहाँ से वो निकली हैं वो लूज हो जाता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, वो यूजुअली वो उसको ख़त्म कर देती हैं. ऑलराइट, यहाँ पर जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो हाईली डिफरेंशिएटेड होती हैं और जो उनकी फिनोटाइप होती है, यानी हम जो उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो नॉर्मल होती है. लेकिन कैंसर सेल के केस में क्या है कि ये पुअरली डिफरेंशिएटेड होती हैं और ये या फिर ये एनाप्लास्टिक होती हैं, जो सेल्स बहुत ही एबनॉर्मली अपीयर होती हैं जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं. इनका नॉर्मल सेल्स का जो डीएनए होता है वो स्टेबल होता है, उसकी जो रिपेयर मैकेनिज्म होती है जिससे वो किसी भी म्यूटेशन को करेक्ट कर सकते हैं. लेकिन कैंसर सेल्स के केस में जीनोमिक इनस्टेबिलिटी आ जाती है, जो डीएनए है वो इनस्टेबल हो जाता है, बहुत सारे म्यूटेशंस हो जाते हैं और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं.
नॉर्मल सेल्स एपोप्टोसिस के थ्रू अगर वो डैमेज हो गई हैं तो वो एपोप्टोसिस, ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ हम उसको बोलते हैं, इसके थ्रू उनकी डेथ हो जाती है, इसके थ्रू बॉडी उनको एलिमिनेट कर देती है। लेकिन कैंसर सेल के केस में क्या है कि इवन अगर वो डैमेज्ड भी है तभी वो इस प्रोग्राम्ड सेल डेथ को यानी एपोप्टोसिस को इवेट करती हैं, वो उससे बच निकलती हैं। नॉर्मल सेल्स को इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है और इम्यून सिस्टम के वो रडार में रहती हैं, तभी अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो इम्यून सिस्टम इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। लेकिन कैंसर सेल्स क्या करती हैं कि वो या तो इम्यून सिस्टम को इवेट कर देती हैं, उससे बच जाती हैं, वो ऐसे कुछ तरीका निकालती हैं, या फिर वो इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर देती हैं जिससे कि वो डिटेक्ट ना हो पाए। तो ये बहुत स्मार्ट सेल्स होती हैं कैंसर सेल्स। ओके। नॉर्मल सेल्स यूजुअली ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को लेने के लिए, जबकि कैंसर सेल्स इवन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्लाइकोलिसिस को ही कंटिन्यू करते हैं, और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? वारबर्ग इफेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो कंपैरेटिव टेबल है इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। ऑलराइट, चलिए अब कैंसर क्यों होता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर। कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल टू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ये टर्म आप हमेशा याद रखिए कि जब भी हमारी नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स बनती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सेल ट्रांसफॉर्म हो गई है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर आपको याद हो तो जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में वेक्टर्स पढ़ रहे थे, तो जब हम वेक्टर्स को हम किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर डालते हैं तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब हम वेक्टर को किसी मैमेलियन सेल के अंदर डालते हैं तब हम उसको बोलते हैं ट्रांसफेक्शन। वहाँ पर हम टर्म ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ नहीं करते। वो इसीलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि मैमेलियन सेल्स के अंदर ये जो टर्म है ट्रांसफॉर्मेशन वो ऑलरेडी रिजर्व है, और वो उस प्रोसेस के लिए रिजर्व है जब हमारी नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल्स में बदल जाती हैं। ओके, नाउ कैंसर आर ड्यू टू जेनेटिक डैमेज और म्यूटेशंस, और ये जेनेटिक डैमेज और जो म्यूटेशंस होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? ये कुछ कार्सिनोजेंस की वजह से होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। ये कुछ वायरसेस की वजह से भी हो सकते हैं, और ये नेचुरल म्यूटेशंस की वजह से भी हो सकते हैं। अगर डीएनए के अंदर ऐसी जगह पर म्यूटेशन हो गई है जहाँ पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म ख़त्म हो जाता है तब भी ये कैंसर हो सकता है। अगर हम बात करें कार्सिनोजेंस की, तो कार्सिनोजेंस फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो डीएनए को डैमेज कर सकते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। ऑलराइट, तो कार्सिनोजेंस हम किनको बोलते हैं? कार्सिनोजेंस ऐसे फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं जो डीएनए को डैमेज करते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है या हो सकता है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो फिजिकल कार्सिनोजेंस हैं वो होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जैसे एक्सरेज हो गया या गामा रेज हो गए, या फिर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जैसे यूवी रेज हो गई। एस्बेस्टस के कुछ फाइबर्स हो गए, ये एस्बेस्टस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी कैंसर कॉजिंग इसका इस्टेब्लिश्ड एविडेंस है। उसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स, चाहे वो डस्ट के हों या कोल या सिलिका के पार्टिकल्स हों, उसकी वजह से भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या कैंसर हो सकता है। अगर हम केमिकल कार्सिनोजेंस की बात करें तो टबैको, जो कि स्मोक में, या तो हम टबैको को खाली एज ए प्रोडक्ट हम लेते हैं मुंह में उसको डाल के, बहुत सारे लोग उसको चबाते हैं या फिर स्मोक करते हैं, तो टबैको इज़ अ नोन फैक्टर कि कैंसर होने का कारण है ये। इसके अलावा कुछ मेटल्स जैसे कि आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया या क्रोमियम हो गया, इस तरीके की मेटल्स को भी माना जाता है कि ये कैंसर को कॉज करती हैं। अल्कोहल एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिससे कैंसर हो सकता है, और काफ़ी लोगों को लिवर कैंसर हो जाता है अल्कोहल की वजह से, राइट। और अल्कोहल में जो बहुत सारे लोग इथेनॉल का यूज़ करते हैं तो वो इथेनॉल एक कार्सिनोजन होता है। देन कुछ पेंट्स हो सकते हैं, डाइज हो सकती हैं, कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से
कैंसर हो सकता है। तो अगर इस तरीके का एक्सपोजर होता है वर्कर्स को या जो लोग डायरेक्टली इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो उनको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या उनके कैंसर के केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बायोलॉजिकल की बात करें तो वायरसेस होते हैं और ऐसे वायरसेस को हम बोलते हैं ओंको वायरसेस। ये ओंको वायरसेस का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे HPV विच इज़ द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरसेस। ये वायरसेस इनको बायोलॉजिकल कॉज को करते हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। देन कुछ पैरासाइट्स जैसे कि शिस्टोसोमा हीमेटोबियम, इसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। कुछ एफ्लाटॉक्सिन्स जैसे एस्परजिलस फ्लेवस से जो मोल्ड है वहाँ से निकलते हैं, जिन टॉक्सिन्स को हम लोग बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। नाउ देयर आर सेवरल जीन्स जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, अगर उनके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो वो कैंसर को कॉज करते हैं। ऑलराइट, कुछ जीन्स हैं जिनके अंदर अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वो कैंसर को कॉज करते हैं। तो उनमें हम दो क्लासेस के जीन्स की बात करेंगे। पहला है प्रोटो ओंकोजीन्स, हम उनको बोलते हैं प्रोटो ओंकोजीन्स या सेल्यूलर ओंकोजीन्स, हम उनको सी ओंक बोलते हैं। ये जो ओंकोजीन्स हैं ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स को बनाते हैं जो कि सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करते हैं या सेल डिवीजन को बढ़ाते हैं। ऑलराइट, इनके प्रोडक्ट्स जो प्रोटो ओंकोजीन्स या सेलुलर ओंकोजीन्स होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो यूजुअली ग्रोथ को रिस्ट्रेन करते हैं या ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो दो कैटेगरी के जीन्स हैं, पहला हो गया प्रोटो ओंकोजीन्स या सेलुलर ओंकोजीन्स और दूसरे हो गए ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। इन दो जीन्स में अगर म्यूटेशन हो जाता है तब कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं, कैंसर हो सकता है। अब अगर हम देखें तो ये नॉर्मल ट्यूमर सप्रेसर जीन और ये नॉर्मल प्रोटो ओंकोजीन है, ये पॉजिटिव रेगुलेटर होता है। इसका मतलब ये इंक्रीज करता है सेल ग्रोथ को, और ये नेगेटिव रेगुलेटर होता है, इसका मतलब ये डिक्रीज करता है सेल ग्रोथ को। ऑलराइट, अब यहाँ देखिए ये इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये प्रोटीन बन रहे हैं और ये हमारे एक नॉर्मल सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं, और तब हमारी जो सेल्स हैं वो सेल्स हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं। इनके नॉर्मल प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोटो ओंकोजीन्स या ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं बिना किसी म्यूटेशन के, वो प्रोडक्ट्स सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से जो सेल्स होंगी वो नॉर्मल सेल्स होंगी। लेकिन जब अगर म्यूटेशन आ जाता है प्रोटो ओंकोजीन्स में और वो म्यूटेशन उनको ओवर एक्टिवेट कर देता है, इसका मतलब है कि जो उनके नॉर्मल प्रोडक्ट्स बनते हैं उससे ज़्यादा वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देता है, उसकी वजह से कैंसर हो जाता है। और ये जो म्यूटेटेड प्रोटो ओंकोजीन्स हैं, अब हम इनको बोलते हैं कैंसर कॉजिंग ओंकोजीन्स, और ओंको वर्ड है वो ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है ट्यूमर। ऑलराइट, तो ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया टर्म है। तो वो जो प्रोटो ओंकोजीन्स हैं जब उनके अंदर म्यूटेशन आ जाता है तो वो बन जाते हैं ओंकोजीन्स। ऑलराइट, और जब ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर म्यूटेशंस आते हैं तो क्या होता है, तो वो जो उनका जो फंक्शन होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव रेगुलेटर है, ये ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, और अगर इसके अंदर म्यूटेशन आ गया और अब ये ग्रोथ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ बिना किसी कंट्रोल के होती रहेगी, सेल्यूलर ग्रोथ होती रहेगी और उसकी वजह से कैंसर हो जाएगा। तो जो प्रोटो ओंकोजीन्स हैं वहाँ पर बिकॉज वो पॉजिटिव रेगुलेटर है, ये हमारा म्यूटेटेड प्रोटो ओंकोजीन है, इसके अंदर ये आप ये देखिए जो डार्क कलर का बैंड आपको दिख रहा है ये म्यूटेशन शो कर रहा है, और ये म्यूटेटेड ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये जो रेड कलर का बैंड है ये इसके अंदर म्यूटेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, म्यूटेटेड प्रोटो ओंकोजीन के अंदर जो म्यूटेशन होता है वो होता है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। क्या बोलते हैं हम इस म्यूटेशन को, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, और इसकी वजह से जो ये प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और जब ये बढ़ जाता है, यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ एक सिंगल एरो दिख रहा है, और सिंगल एरो का मतलब ये है कि यहाँ पर
एक प्रोटीन है वो उसको कंट्रोल कर रहा है, जितना चाहिए उतना प्रोटीन बन रहा है। लेकिन यहाँ पर 3 एरोज इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसका जो फंक्शन है वो बढ़ गया है, गेन हो गया है फंक्शन का। तो ये गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन बढ़ गया, और जब ये प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या है, ये इसको सेल साइकिल को चलाता रहेगा। ऑलराइट। और यहाँ देखिए ये म्यूटेटेड ट्यूमर सप्रेसर जीन है। जब यहाँ पर ये इसका फंक्शन का लॉस हो गया तो हम इसको बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। और जब यहाँ पर फंक्शन का लॉस हो गया तो क्या होगा, अब इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब इसका यहाँ देखिए ये इसको रोक रहा है, ये स्टॉप का साइन है, यहाँ एरो है, यहाँ पर ये स्टॉप का साइन है। लेकिन ये जो स्टॉप का साइन है ये क्रॉस हो गया, इसका मतलब अब ये ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी म्यूटेट हो गया है। तो इसकी वजह से क्या है कि अब ये जब म्यूटेट हो गया तो ये जो साइकिल है वो साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। और जब वो रुकेगी नहीं तो उससे क्या होगा कि ये जो नॉर्मल सेल्स हैं वो कैंसरस सेल्स बन जाएंगी। तो यहाँ जो साइकिल है ये नॉर्मल साइकिल है, और यहाँ पर जो साइकिल है ये एबनॉर्मल सेल साइकिल है। तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जो हमारे नॉर्मल प्रोटोओन्को जीन्स हैं, जब उनके अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आता है तो उसकी वजह से उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ बढ़ जाती है। और जब ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं उनके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आता है तो उसकी वजह से वो काम करना बंद कर देते हैं प्रोडक्ट, और वो सेल साइकिल जो है वो अनकंट्रोलेबली इन चलती रहेगी, और उसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, ये जो जो जीन्स हैं इन जीन्स की वजह से एक कैंसर हो जाता है। क्लियर नाउ। अब हम कैंसर को कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैसे हम उसको डायग्नोज करते हैं। तो कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड। जब भी आपको या किसी भी पेशेंट को किसी प्रकार का कोई सिम्टम आता है, उसके वज़न कम हो रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, या उसको एक पेन बना हुआ है काफ़ी टाइम से, या किसी तरीके की कोई गांठें दिख रही हैं, या उसके लिम्फ नोड्स हैं एक साइड के वो काफ़ी ज़्यादा स्वेल कर रहे हैं, किसी भी तरीके का, या रात में बहुत ज़्यादा पसीना आता है जो कि नॉर्मल नहीं आना चाहिए, तो इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को लगता है कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है या कैंसर हो सकता है, तब वो क्या करेगा, वो डिपेंडिंग ऑन कि क्या टिश्यू है या वो ब्लड है, वो ब्लड वर्क कराएगा थोड़ा सा, वो ब्लड की सेल्स को चेक करेगा कि क्या नॉर्मल ब्लड की सेल्स जो नॉर्मल रेंज में है या नहीं है। अगर उसको किसी टिश्यू में लगेगा तो वो टिश्यू को लेगा और उसको उसकी बायोप्सी कराएगा। तो बायोप्सी में क्या होता है कि टिश्यू का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्किन का सैंपल ले रहे हैं, फिर हम इसको हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग करते हैं। हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग का मतलब ये है कि इस टिश्यू को कुछ स्पेसिफिक हम सब्सटेंसेस के साथ स्टेन करते हैं जो कि उन सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है जो कि एबनॉर्मल सेल्स होती हैं। वो यूजुअली एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हम उनका इस्तेमाल करते हैं, और उनको हम लोग फिर माइक्रोस्कोपी में देखते हैं, और माइक्रोस्कोपी में देख के हम ये देखते हैं कि क्या हमने जो स्टेनिंग करी है वो स्टेनिंग पॉजिटिव है या नहीं है। अगर वो स्टेनिंग पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब उसको वो पर्टिकुलर कैंसर है, अगर वो नहीं होती है तो इसका मतलब उसको वो कैंसर नहीं है। तो हम इसको बोलते हैं बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। देन बोन मैरो टेस्ट किया जाता है। बोन मैरो ब्लड कैंसर्स के केसेस में टेस्ट किया जाता है। उसमें ये देखते हैं कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो ल्यूकीमिया का कैंसर होता है, उसकी सेल काउंट वगैरह कैसी है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका ओरिजिन ब्लड बोन मैरो है नहीं। अब बोन मैरो ही क्यों लेते हैं, बिकॉज बोन मैरो इज़ द ओरिजिन टिश्यू जहाँ से सारी ब्लड सेल्स बनती हैं। इसीलिए बोन मैरो को देखा जाता है कि अगर ये बोन मैरो के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि बोन मैरो से ही पूरी बॉडी के अंदर ये फैल रहा है। तो यहाँ पर ये इलियक क्रेस्ट होती है, बोन मैरो वहाँ से ली जाती है, और ये निडल जो स्पेशल निडल होती है, हम इसको एस्पायरेट किया जाता है बोन मैरो को, उसके बाद प्रॉपरली स्टेन किया जाता है, और ये बोन मैरो को देखा जाता है कि इसमें कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है। तो इस तरीके से ये बोन मैरो का टेस्ट किया जाता है। ओके। देन कुछ रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सरेज का यूज़ करते हैं, सीटी का यूज़ करते हैं जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं, या फिर एमआरआई का यूज़ किया जाता है जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स हैं, और इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी के अंदर सेल्स कहाँ कहाँ पर हैं। इसमें एक और टेक्निक हो सकती है, वो है पैट पैट स्कैन। और ये पैट स्कैन जो होता है वो
बहुत एडवांस टेक्निक होती है और उससे ये बिल्कुल ये पता लग सकता है कि बॉडी में किस किस जगह पर कैंसर स्प्रेडेड है। तो अगर एक्सरे देखें तो एक्सरे में क्या है, पेशेंट को मशीन के सामने खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद उसमें एक्सरेज के थ्रू एक पीछे एक फ़िल्म लगाई जाती है, एक्सरे फिल्म होती है जो अनएक्सपोज्ड होती है, और फिर जब ये एक्सरेज जाती हैं तो ये इस तरीके से उस फिल्म में इसका ये पिक्चर आ जाती है एक्सरे की। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू भी दिख रहा है, बोन्स भी दिख रही हैं, जॉइंट्स भी दिख रहे हैं, और वहाँ पर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी दिखती है प्राइमरीली, एक सस्ता ये एक प्रोसीजर होता है, तो इसको डॉक्टर्स इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि एक पहली बार में इतना पैसा खर्च क्यों कराया जाए कि उसको सीधे सीटी या एमआरआई कराएं। अगर एक्सरे में कुछ इस तरीके की चीज़ दिखती है तब वो उसको आगे टेस्ट को लेके जाते हैं। तो एक्सरे एक तरीके की टेक्निक हो गई। देन सीटी होता है, ये इस तरीके की मशीन होती है जिसके अंदर पेशेंट को लिटाया जाता है और वो उसकी अलग अलग तरीके से एक्सरेज से ही एक 3 डायमेंशनल इमेज को क्रिएट करता है इंटरनल ऑब्जेक्ट्स की। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर के जो इंटरनल्स होते हैं उनके पार्ट्स की वो अलग अलग 3D इमेज को जनरेट करता है। तो अगर डॉक्टर को शक है कि उसके ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है या उसके किसी और एरिया में ट्यूमर हो सकता है, तो वो उसको उस पर्टिकुलर एरिया का सीटी कराने की सलाह देते हैं। ऑलराइट, तो ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी हो गई जिसको सीटी बोलते हैं। अब इसी से ही थोड़ी सी एक एडवांस टेक्निक होती है जो होती है एमआरआई। तो मशीन भी ऑलमोस्ट मिलती जुलती सी मशीन है, इसमें भी पेशेंट को इस मशीन के अंदर भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। कि जो हमारे लिविंग टिश्यू हैं वो उनके अंदर किसी तरीके का कोई पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो नहीं है। तो ये थोड़ी सी एक्यूरेट और थोड़ी सी सेंसिटिव टेक्निक है, और एमआरआई के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती हैं जो कि सीटी में मिस हो सकती हैं, और सीटी में वो चीज़ें पता लग सकती हैं जो कि नॉर्मल एक्सरे में मिस हो सकती हैं। ऑलराइट, तो ये कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस के रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स। उसके अलावा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स का यूज़ किया जाता है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, और इसमें जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर की हुई है। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग की जाती है। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में क्या है कि हम एक्यूरेटली डीएनए को लेते हैं और उसमें हम सीक्वेंस करते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारे बेसिस हैं क्या वो म्यूटेटेड बेसिस हैं या वो उस पर्टिकुलर जीन के अंदर जेनेटिक लेवल पर हम लोग नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसेस के थ्रू हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि डीएनए डैमेज हुआ है। देन एक टेक्निक होती है उसका नाम है फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फिश, FISH। अब ये जो फिश होती है ये इसमें हम क्या करते हैं कि हम लेबल्ड प्रोब डीएनए लेते हैं, यानी एक ऐसा डीएनए लेते हैं जो कि नोन होता है उस जगह पर जाकर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जहाँ पर कैंसर के डीएनए या कैंसर वाला डीएनए हो सकता है, उसको हम लोग फ्लोरेसेंटली लेबल करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस डीएनए के ऊपर हम कुछ फ्लोरेसेंट टैग्स लगा देते हैं जिसकी वजह से ये प्रोब बन जाता है। प्रोब का मतलब है ये डिटेक्ट करेगा। अब हम इसको प्रोब बोलते हैं। ऑलराइट, अब क्या करते हैं, ये हमारा टारगेट डीएनए है, तो ये टारगेट डीएनए है और ये हमारा प्रोब है जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने फ्लोरेसेंट टैगिंग की हुई है। हम इनको डीनेचर करेंगे, तो डीनेचर करने से क्या होगा कि ये दोनों डीएनए सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद हम इसको हाइब्रिडाइज करते हैं। हाइब्रिडाइज करने से क्या होगा, जो हमारा प्रोब है वो प्रोब अपनी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पर जाकर अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये तो अब अलग अलग हो गए। अब जब ये अलग अलग डीनेचर हो गए तो अब हम जब प्रोब को इसके साथ मिक्स करेंगे तो ये प्रोब उन जगह पर उन डीएनए की सीक्वेंसेस पर जाकर ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं जो उसकी वहाँ जाकर अटैच कर लेगा। ऑलराइट, और फिर हम उसको देखते हैं कि उसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी से देखते हैं कि वो डीएनए कहाँ पर लगा है, कौन से एरिया में लगा है, और फिर हम उसको स्टडी करते हैं क्योंकि ये फ्लोरेसेंटली लेबल्ड है। तो ये जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर ये फ्लोरिस करेगा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। जब ये उसको फ्लोरिस करेगा तो हम माइक्रोस्कोपी में ये देख के पता लगा सकते हैं कि ये क्रोमोसोम के किस पार्ट में जाकर फ्लोरिस कर रहा है, और जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनको इस बात का बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होती है और वो इस बात को देख के डिटेक्ट कर लेते हैं कि वहाँ पर कैंसर है या नहीं है। ऑलराइट, उस एरिया में वो जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं कैंसर के लिए वो कितने डैमेज हैं या नहीं है। तो ये इस तरीके की चीज़ को हम लोग उन इंडिविजुअल्स में जिनके अंदर इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी होती है, यानी उनके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को अगर कैंसर हुआ होता है तो हम उनके उनके बच्चों के जीन्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ केसेस में हम लोग
पहले से ही हम पता लगा सकते हैं कि इसको कैंसर होने के चांसेस हैं या उसको कैंसर होने के चांसेस नहीं हैं। ऑलराइट, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स जो है वो बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं और हम मॉलिक्यूलर लेवल पर यानी डीएनए के लेवल पर जाकर भी हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कैंसर को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो कॉमन अप्रोच होती है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, उसमें होती है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है कि हम कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिनको हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और जो उन सेल्स को जो मारते हैं या उन कैंसर सेल्स को ख़त्म करने का काम करते हैं। दूसरा होता है सर्जरी, तीसरी होता है रेडिएशन थेरेपी और चौथा होता है इम्यूनोथेरेपी। ओके, तो अब कीमोथेरेपी में तो हम कुछ केमिकल्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं। कुछ लोगों के बाल चले जाते हैं या भूख नहीं लगती है या वो इम्यूनोलॉजिकली थोड़ा वीक हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा आइसोलेटेड रखा जाता है, बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें कीमोथेरेपी में बहुत कॉमन चीज़ होती है। लेकिन इससे क्या है कि ये एक तरीका है क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग जो कैंसर सेल्स हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब ये कीमोथेरेपी में जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो ये नहीं डिटेक्ट कर सकता कि अंदर कैंसरस सेल्स कौन सी है या नॉर्मल सेल्स कौन सी है, तो इस वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आती है सर्जरी। सर्जरी उस केसेस में की जाती है जहाँ पर कोई पैथोलॉजिकल टिश्यू है या जहाँ पर कैंसरस टिश्यू है और जिसको निकालने से वो आगे फैला उसको रोका जा सकता है, फैलने से रोका जा सकता है। जैसे कि अगर लिवर का कोई पार्ट में कैंसर आ गया है या पैनक्रियास में कैंसर आ गया है या फिर एब्डोमिनल में कोई इस तरीके की इश्यूज आ गए हैं या फिर कोई प्रोस्टेट है या फिर जो वॉर्म होता है उसके अंदर कैंसर हो गया है, तो इस तरीके की जो ऑर्गन्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि जो पर्टिकुलर अफेक्टेड एरिया होता है कैंसर से उस पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन दिया जाता है जिससे जो कैंसरस सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन में चलती हैं ये सारी चीज़ें। और फिर आता है इम्यूनोथेरेपी। ये थोड़ा सा हाई लेवल की थेरेपी है, ये भी कीमोथेरेपी जैसी होती है, लेकिन यहाँ पर केमिकल्स की जगह पर हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स के ऊपर जाती है, उनके एंटीजेंस के साथ बाइंड करती हैं और उन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के ऊपर टॉक्सिन्स लगे रहते हैं, वो उन कैंसर सेल्स को जाके टारगेटेड उनको ख़त्म करते हैं। तो ये इम्यूनोथेरेपी के से थोड़ा सा क्या है कि इसमें जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़ा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल कीमोथेरेपी। तो ये ट्रीटमेंट के जो एक तरीके के ये रेजिमेंट्स होते हैं, ये अलग अलग ये अलग अलग ये अप्रोचेज़ हैं जिसकी वजह से कैंसर को ट्रीट किया जाता है। नाउ ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। अभी आपको पता था कि ट्यूमर सेल्स में ये एक एबिलिटी होती है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को अवॉइड करता है, वो डिटेक्ट होने में भी अवॉइड करता है और वो इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म करे उसको भी वो अवॉइड कर देता है। तो पेशेंट्स को हम कुछ सब्सटेंसेस देते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। क्या बोलते हैं हम इनको? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है अल्फ़ा इंटरफेरॉन। ये अल्फ़ा इंटरफेरॉन है, ये एक तरीके का बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होता है जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और जिसकी वजह से क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो काफ़ी पेशेंट्स को ये अल्फ़ा इंटरफेरॉन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। ओके, नाउ अभी हम लोगों ने ये टॉपिक है इसको हम आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे लगता है कि इससे काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं नीट के एग्ज़ाम में भी और बोर्ड्स में भी, तो आप इसको चाहें तो दोबारा भी देख सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू।